मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः उपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। क्रमबद्ध पर्याय के इस विषय के जो संकलन रूप अपने सामने पुस्तक है, इसमें इसी विषय के संदर्भ से जो गुरुदेव के प्रवचन और प्रश्नोत्तर आदि का संकलन, उसमें अपने इस क्रम में 210 पेज है और प्रवचन सार जी की गाथा 99 का 1979 का प्रवचन है। कल अपन ने इसके भावार्थ को देखा था। 2 प्रवचन इस विषय पर गुरुदेव के हैं और थोड़ा विषय सूक्ष्म है ये। इसमें क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि की गई है, तो उसको किस रूप से की गई है वो विषय जरा यहाँ सूक्ष्मता से आएगा। अपन देखते हैं प्रवचन सार 99 गाथा, दूसरा पैराग्राफ फिर से लेते हैं। कहते हैं कि जैसे वे प्रदेश अपने स्थान में स्वयं रूप से उत्पन्न, प्रत्येक पदार्थ के जिसके बहुत प्रदेश हैं, आत्मा में असंख्य, आकाश में अनंत, धर्मास्तिकाय में असंख्य, अधर्मास्तिकाय में असंख्य, वे प्रदेश अपने स्थान में स्वयं रूप से उत्पन्न। उत्पन्न अर्थात क्या? वे तो प्रदेश हैं, वो तो उसका अपना विस्तार है। उसमें प्रदेश उत्पन्न का अर्थ क्या? कि वहाँ लक्ष्य करने पर जो प्रदेश लक्ष्य में लिया जाए, है ना। इसमें कहा ना, आकाश अनंत प्रदेशी और आत्मा धर्मास्ति और अधर्मास्ति ये असंख्य प्रदेशी, और पुद्गल एक प्रदेशी है लेकिन स्कंद में अनंत प्रदेशी भी होता है स्कंद रूप से, तो उसे भी अस्तिकाय में गिनते हैं इस हिसाब से। पर अभी अपने को आत्मा की मुख्यता से यहाँ चर्चा है। आत्मा असंख्य प्रदेश विस्तार वाला। अब उसके असंख्य प्रदेश विस्तार में वे प्रदेश अपने स्थान में स्वरूप से उत्पन्न हैं। इसका अर्थ क्या? कि वे तो अनादि अनंत वस्तु, उसका अनादि अनंत रहा हुआ विस्तार, उसमें प्रदेश उत्पन्न माने क्या? तो कहते हैं कि जो प्रदेश पर लक्ष्य किया जाए, जो प्रदेश लक्ष्यगत किया जाए, लक्ष्य में लिया जाए, तो वहाँ लक्ष्य करने पर उस स्वरूप से है और पूर्व रूप से वह प्रदेश विनष्ट है। यानी एक प्रदेश जो लक्ष्य में लिया वो उत्पन्न रूप है और उसी प्रदेश में बाजू का प्रदेश विनष्ट रूप है। एक प्रदेश लिया, अभी बहुत उदाहरण देंगे गुरुदेव। एक प्रदेश लिया तो एक प्रदेश लक्ष्य में लिया तो वह उत्पन्न रूप है, अपने स्वरूप से उत्पन्न है, और वही प्रदेश पूर्व रूप से, पूर्व प्रदेश से विनष्ट रूप है। आ गया ना स्पष्ट? वो वे पूर्व से, पूर्व प्रदेश अन्य प्रदेश से अभाव रूप है। ठीक है? हाँ, अभी ये वस्तु का स्वरूप चलता है ना। 99 गाथा गे तत्व प्रज्ञापन, जहाँ शुरुआत वहाँ से की। पदार्थ द्रव्यात्मक हैं, द्रव्य गुणात्मक हैं, द्रव्य और गुण की पर्यायें होती हैं। वहाँ से प्रारंभ की थी ना बात 93 नंबर गाथा से, तो उसी का विस्तार चलता है। तो पदार्थ में 2 क्रम बताए वहाँ।
एक विस्तार सामान्य, एक आयत सामान्य। विस्तार सामान्य तो वो उसके विस्तार का स्वरूप, और आयत सामान्य माने उसका प्रवाह क्रम। उसमें और आगे भी आया है, एक आया है त्रियक प्रचय और ऊर्ध्व प्रचय। त्रियक प्रचय कहा विस्तार को, प्रचय नाम समूह, त्रियक प्रचय कहा विस्तार को, ऊर्ध्व प्रचय कहा उसके प्रवाह को। तो एक वस्तु में दो प्रकारता है, एक विस्तार रूपता और एक प्रवाह रूपता। तो विस्तार रूपता से वस्तु अपने असंख्य प्रदेशी विस्तार में रही हुई है, और प्रवाह रूपता से प्रति समय होती वर्तमान अवस्था के प्रवाह में अनादि अनंत है। ये वस्तु की संरचना है, ऐसा उसका स्ट्रक्चर है। तो अभी देखो, वे प्रदेश अपने स्थान में स्वरूप से उत्पन्न हैं। उत्पन्न अर्थात वहाँ लक्ष्य करने पर उस स्वरूप से हैं, और पूर्व रूप से विनष्ट हैं, यानी वे पूर्व रूप से अभाव रूप हैं। गुरुदेव समझाते हैं कि हाँ, प्रदेशों में उत्पाद व द्रव्य घटाया है। ये आचार्य भगवान की कोई विशेष शैली है। देखो यहाँ पर, क्योंकि विस्तार में घटाया, फिर उसी को प्रवाह में घटाया। हाँ, इसमें घटाया। देखो अभी पूरी इसकी चर्चा आएगी, है ना। देखो बहुत गजब की चर्चा है, और ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती घटित किया, उसको व्यवस्थित रूप से कथन करके कहा। देखो यहाँ से देखना, दूसरे जो प्रदेश हैं उनसे यह प्रदेश अभाव रूप है। कोई एक प्रदेश लक्ष्य में लो, है ना, एक प्रदेश लक्ष्य में लिया तो वो एक प्रदेश उत्पन्न रूप है, और अन्य प्रदेश उस प्रदेश में अभाव रूप है। तो उस विस्तार सामान्य में एक प्रदेश को देखने पर उत्पन्न रूप है, और अन्य प्रदेश वहाँ अभाव रूप है। तो वो व्यय हुआ। विनष्ट कहो, व्यय कहो, अभाव कहो। थोड़ा सूक्ष्म आएगा, अभी अधिक सूक्ष्म आएगा। तथा सर्वत्र अभी विस्तार की बात चलती है। तथा सर्वत्र परस्पर अनंत अनुस्यूति से रचित, ये द्रव्यपना। वे सभी प्रदेश सर्वत्र माने अपने विस्तार सामान्य, जो उसका विस्तार स्वरूप है, उसमें परस्पर अनंत अनुस्यूति से रचित। अनुस्यूति माने वे एक प्रदेश से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे है। यानी एक प्रदेश को देखने पर उत्पन्न रूप, और उसी प्रदेश में अन्य प्रदेश अभाव रूप होने से व्यय रूप, और वे प्रदेश सदैव है वो अपेक्षा से द्रव्य स्वरूप। ऐसे आत्मा में असंख्य प्रदेश हैं। तो पूर्व की अपेक्षा से विनष्ट कहा, स्वयं की अपेक्षा से उत्पन्न कहा, और धारावाही, यहाँ धारावाही का अर्थ है विस्तार सामान्य, है ना। तो अपने स्वयं विस्तार में वे प्रदेश, एक प्रदेश और दो प्रदेश दूसरे के बीच में कोई स्थान नहीं है। तो एक प्रदेश दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ऐसे असंख्य वे प्रदेश अपने विस्तार में है रूपता से है। तो ये उसका ध्रुवपना। देखो, पूर्व की अपेक्षा विनष्ट कहा, स्वयं की अपेक्षा उत्पन्न कहा, धारावाही है। वह उत्पन्न और विनष्ट नहीं, अनंत प्रदेशों का समूह प्रचय, त्रियक प्रचय, अनेक प्रदेशों का समुदाय। वह प्रदेश उत्पन्न नहीं, विनष्ट नहीं, ये अपेक्षा ध्रुव। हाँ, अभी आएगा, सब आएगा, इसमें आ जाएगा।
ध्रुव है, ठीक गाथा आई है। हाँ देखो क्या कहते हैं, यहाँ तो हम आत्मा में लेते हैं। आत्मा असंग प्रदेशी है। जिस प्रदेश पर लक्ष्य है उस प्रदेश को पूर्व की अपेक्षा से विनष्ट कहते हैं, कारण कि पूर्व प्रदेश इसमें नहीं है, अथवा दूसरे शब्दों में कहो कि दूसरा प्रदेश इसमें नहीं है, और अपनी अपेक्षा से ये है सो उत्पन्न कहते हैं। परंतु धारावाही माने विस्तार क्रम में वे है की अपेक्षा है, उत्पन्न और विनष्ट नहीं है। वे अपने विस्तार क्रम में है की अपेक्षा है, वो तुमने लक्ष्य किया इसलिए है और दूसरे पे लक्ष्य किया इसलिए वो नहीं है। ये उत्पन्न और विनष्ट को छोड़ दो तो वो है की अपेक्षा से देखो तो वो ध्रुव रूप है। कोई ने कहा भाई आए हैं तो पहले से लोग तो पहले से ही लिया, कल लिया था तो फिर से लिया, यहाँ ऊपर बोला भी था, दूसरा पैराग्राफ फिर से लेते हैं। समझाया है, वो समझाना क्यों है कि यहाँ प्रवाह क्रम समझाना है, तो पहले विस्तार क्रम समझाया। हाँ अभी समझाते हैं ना, ये देखो फिर। हाँ हाँ अभी विस्तार क्रम से समझाते, क्योंकि वस्तु के दो स्वरूप हैं, है ना। ये कहाँ से आई बात, 93 का था। पदार्थ द्रव्यात्मक हैं, द्रव्य गुणात्मक हैं, द्रव्य और गुण की पर्यायें होती हैं, वे विस्तार सामान्य और आयत सामान्य। वहीं आई ना चर्चा, 93 नंबर का था। वही चर्चा आगे बढ़कर ये 99 आएगा था। अभी देखो, जैसे यह असंख्य प्रदेशी प्रभु है, उसके असंख्य प्रदेश को सिद्ध करके फिर प्रवाह क्रम सिद्ध करना है। सिद्ध तो प्रवाह क्रम करना है, सिद्ध तो प्रवाह क्रम करना है, क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत सिद्ध करना है। विषय तो क्रमबद्ध पर्याय है ना। जिस समय जो पर्याय होती है उसी समय क्रमबद्ध होती है। क्रमबद्ध का चलता है। एक भाई आए थे वे कहते थे कि वहाँ अजमेर में शिक्षण शिविर चलता था, तो वे कहते थे वहाँ अभी क्रमबद्ध की चर्चा चलती है। ये प्रवचन क्रमबद्ध के लिए नहीं किया गुरुदेव ने, लेकिन ये तो प्रवचन सार के क्रम में आया, 99 नंबर का था। तो कहते हैं यहाँ प्रवाह क्रम सिद्ध करना है हमको। अजमेर में अभी शिक्षण शिविर है, लोगों को कठिन पड़ता है। क्यों कठिन पड़ता है कि लोगों को तो जहाँ हो वहाँ करूँ का अभिमान हो गया है। वह फिर आएगा, पर्याय की बात आएगी तब कहेंगे। अभी पहले प्रदेश की बात समझो। देखो, प्रदेश है वह अपने स्थान में स्वयं रूप से उत्पन्न, और वह प्रदेश पूर्व रूप से विनष्ट, और सर्वत्र है ऐसी परस्पर अनुस्यूति। अनुस्यूति माने अनुक्रम भी ना कहा, अनुस्यूत बंधे हुए हैं। हाँ, एक से एक बंधे हुए हैं परस्पर। ये पर्याय भी बंधी हुई हैं। अपना आया था तत्वार्थ राजवार्तिक में, बंधन बंधनत्व जो भाव है वो पर्यायों का है। देखो बात, हाँ सूक्ष्म है, थोड़ा सा एकाग्रता से सुने, बहुत गजब का सिद्धांत है। क्योंकि प्रवचन सार वैसे भी थोड़ा सूक्ष्म तो है ही। परस्पर अनुस्यूति से रचित एक वास्तुपने द्वारा, यहाँ शब्द क्या लिया, एक वास्तुपना, और वहाँ लेंगे एक प्रवाहपना। तो ये ध्यान रखना, यहाँ शब्द आया परस्पर अनुस्यूति से रचित एक वास्तुपना। एक ही विस्तार है, अखंड है ना वस्तु। तो एक वास्तुपना। वास्तु किसे कहते हैं कि रहने को वास्तु कहते हैं।
रहने को वास्तु कहते हैं और परिणमने के भाव को प्रवाह कहते हैं। तो ये एक वस्तु में वे असंख्यात प्रदेश एक वास्तुपने से, उसका एक वास्तु है, एक वास्तुपने द्वारा अनुत्पन्न अविनष्ट होने से उत्पत्ति संहार द्रव्यात्मक है। देखो पहले कितनी बात कही उसको मिलाओ यहाँ पर बोल्ड अक्षर वाले। जैसे वे प्रदेश अपने स्थान में स्वरूप से उत्पन्न हैं और पूर्व रूप से विनष्ट हैं, इसको साथ में रखो। तथा सर्वत्र परस्पर अनुस्वीति से रचित, आया है, अनुस्वीति से रचित एक वास्तु बना। तो तीन भाव आ गए। एक को लक्ष्य में लिया तो उसे उत्पन्न कहा, अन्य लक्ष्य में नहीं है उसे विनष्ट कहा, और वे सर्वत्र एक वास्तु बना है तो द्रव्य का। तीन भाव आए, एक ही प्रदेश पर तीनों भाव खड़े हैं। देखो पूर्व की अपेक्षा से व्यय, स्वयं की अपेक्षा से उत्पन्न और है की अपेक्षा से ध्रुव। प्रत्येक प्रदेश को तीन पहलू लागू पड़ते हैं। समझ में आई बात? कोई है तो वो असंख्य प्रदेशी विस्तार अखंड एक, लेकिन वो प्रदेश अनुस्यूति में है ना, तो अखंडता अनुस्यूति से होने पर भी प्रदेश उसी का है पना है, उसी विस्तार का है रूप है। तो जिसको लक्ष्य में लिया वो उत्पन्न, अन्य प्रदेश लक्ष्य में नहीं वे विनष्ट, और वो है रूप इसलिए द्रव्य। ये प्रत्येक प्रदेश को ऐसे तीन पहलू लागू पड़ते हैं, ऐसा कहते हैं। ऐसी बातें अभी इससे थोड़ा और सूक्ष्म आएगा, ये तो यहाँ से लिया है। उसी प्रकार बेपरिणाम, अब परिणाम की बात करते हैं, फिर थोड़ी प्रदेश की करेंगे। वो तो गुरुदेव की शैली है कि ऐसे ही नहीं जाने देते जब तक बात को श्रोता की, यानी उनकी तो कोशिश होती है कि अंतिम पंक्ति तक बात पहुँचे। श्रोताओं की अंतिम पंक्ति तक बात समझ में आनी चाहिए। अब कोई को न समझे वो अलग बात है, उनका प्रयत्न रहता है, अंदर में करुणा ऐसी है। देखो उसी प्रकार वे परिणाम, इसी प्रकार इस जीव में और जड़ में जिस समय जो परिणाम होता है, ध्यान रखना, जिस समय जो परिणाम होता है, वे परिणाम है ना, बहुवचन है ना, तो बेपरिणाम, वो परिणाम ना लिखा, बेपरिणाम अपने अवसर में स्वयं रूप से उत्पन्न, उस समय में जड़ और चैतन्य की जो परिणति यानी पर्याय होनी है, इसलिए उसे उत्पन्न कहते हैं। है पूछते हैं, देखो है ना ये वाली बात, तो अपने अवसर में स्वयं रूप से उत्पन्न है ना, और उस समय अन्य पूर्व की पर्याय का अभाव है, और प्रवाह क्रम में अनुस्यूति है, बंधनत्व है। तो इस अपेक्षा से वो पर्याय भी उस वर्तमान में है रूप है द्रव्य। ये इसको घटित किया गाथा 76 समय सार प्राप्य विकार निर्वृत्ति, उधर भी घटित करेंगे। ऐसा मानने के बदले कि वे परिणाम अपने अवसर में स्वयं रूप से उत्पन्न हैं, ऐसा न मानकर अपने समय में, अपने अवसर में, अवसर आया शब्द, तो अवसर से क्या भाव निकलेगा? समय। अपने अवसर में वे परिणाम स्वयं रूप से जो भाव से होने हैं उस भाव से उत्पन्न हैं, ये ना मानकर उसकी जगह यह मानने लगे कि ये सब मंदिर बनाते हैं, परमागम मंदिर बनाते हैं, पुस्तक बनाते हैं, इतनी पुस्तक छपा दी, ऐसा मानते हैं। तो कहा ये जड़ और चैतन्य
इनकी परिणति अपने स्वयं अवसर में जो होनी है वह होती है। इसी के लिए तो ये चर्चा चलती है। देखो अपन आगे आके इसको और समझते हैं। किसी को ऐसा लगता है कि स्वयं अवसर में परिणाम होते हैं तब होंगे, इसमें हमें क्या, परंतु ये अवसर में जो परिणाम होते हैं इस परिणाम को 3 बात लागू पड़ती है। अभी परिणाम होते हैं कहा ना, तो एक समय में कितने परिणाम होते हैं कि एक परिणाम होता है, पर एक परिणाम में अनंत भावों की व्यक्तता है, तो वे परिणाम वो एक समय का एक परिणाम बहुवचन से कहा जाता है। आगे पीछे के परिणाम नहीं लेना है। जैसे एक प्रदेश को लक्ष्यगत किया, वहाँ विस्तार क्रम में अपन ने जो बात देखी, तो वहाँ एक प्रदेश लक्ष्यगत किया, यहाँ एक ये प्रवाह क्रम में वर्तमान मात्र को लक्ष्यगत किया, तो वर्तमान मात्र में अनेक परिणाम, तो वे कैसे अनेक हुए? वर्तमान में तो एक द्रव्य का एक परिणाम, पर वो परिणाम में अनंत भाव व्यक्त हैं, तो वे परिणाम, वो एक परिणाम बहुवचन से कहा गया, वे परिणाम। ये भाव ख्याल में रखना है। देखो एक वचन से कहा, परिणाम को बहुवचन से। हाँ, प्रदेश बेवे प्रदेश भी कहा था वहाँ पर। बेवे प्रदेश कौन सा? जो प्रदेश लक्ष्यगत है। हाँ, ऐसे, क्योंकि सबको कोई एक प्रदेश पर्टिकुलर नहीं, ऐसे करके बात कहना चाहिए। अब देखो ये अवसर में परिणाम होते हैं, इस परिणाम को 3 बात लागू पड़ती है। कैसे पड़ती हैं? पूर्व की अपेक्षा उसका विनष्टपना यानी अभाव, और अपनी अपेक्षा से उत्पन्न, और है वह ध्रुव। जिसकी ऐसी दृष्टि होती है वह आत्मा के प्रति जाता है। क्यों कि पर्याय तो अपने प्रवाह क्रम में जो वर्तमान अवस्था रूप स्वयं अवसर में स्वरूप से उत्पन्न है, पूर्व का रूप उसमें नहीं सो विनष्ट है, और वह उस समय का ध्रुव रूप भाव है। अब है में कोई हेतु रहा नहीं, तो पर्याय से दृष्टि छोड़, तो पर्याय से दृष्टि छूटी, तो अब दृष्टि कहाँ आई कि वह आत्मा के प्रति उसका दृष्टि या उसका लक्ष्य जाता है कि आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, कर्ता नहीं। कर्ता पने का जो कार्य भाव है वो पर्याय में है, और किस रूप से है कि वह अपने स्वयं अवसर में स्वरूप से उत्पन्न है, पूर्व रूप से विनष्ट है, और उस समय वह है अनुस्मृति से रचित। ये यहाँ ध्रुव को थोड़ा दूसरे प्रकार समझना है। एक तो वस्तु की ध्रुवता नहीं समझा रहे यहाँ, पर्याय की ध्रुवता, तब तो क्रमबद्ध पर्याय सिद्ध हुई। ऐसे ही विस्तार सामान्य में जो प्रदेश समझाया, तो वो प्रदेश ध्रुव है, वहां आया था ना। एक प्रदेश में तीनों लागू करते हैं। यहां ध्रुवता इसलिए अभी अपन ने याद किया, प्राप्य विकार निर्वृत्त समझाया गुरुदेव ने 76, 77, 78 गाथा समय सारजी परमागम की, है ना। वो ध्रुवपना न लेना वस्तु का अनादि अनंत वाला, वो नहीं चल रही यहाँ बात। यहाँ तो प्रवाह क्रम में एक समय में ध्रुव है वो, ऐसे विस्तार क्रम में वो एक प्रदेश ध्रुव है। अपने जिस पर लक्ष्य है वो उत्पन्न रूप है, जो लक्ष्य में नहीं वो विनष्ट रूप है, नाम अभाव रूप है, और वो है अपने अखंड विस्तार में अनुस्मृति से रहा हुआ, वो है, वो उसकी ध्रुवता। ऐसे पर्यायों के प्रवाह क्रम में जो वर्तमान परिणाम कहाँ से आया कि स्वयं अवसर में स्वयं रूप से जो परिणाम उपस्थित हैं वो हैं उत्पन्न,
और पूर्व परिणाम नहीं है वो विनष्ट, और वो परिणाम अपने स्वयं अवसर में है ये ध्रुव। इसमें ये 99 गाथा में उत्पाद व ध्रुव तीनों को परिणाम कहा। अपन ने कल भावार्थ देखा था, तीनों को परिणाम कहा। आत्मा ज्ञाता ये निर्मल पर्याय होती है, उसका भी कर्ता नहीं है आत्मा। आत्मा परद्रव्य का कर्ता तो नहीं, रागादि का कर्ता तो नहीं, अपनी निर्मल पर्याय का भी कर्ता नहीं। क्यों? क्योंकि वह तो स्वयं अवसर में स्वरूप से उत्पन्न उस समय का परिणाम है, पूर्व का नहीं है, वो ध्रुवता से है। इसको प्राप्य शब्द से समझाया 76 नंबर का था। प्राप्य उस समय का प्राप्त होने योग्य भाव, उसे ध्रुव लेना। प्राप्त को ध्रुव लेना। थोड़ा ये विषय बारीक तो है, जो अभी अपना चला आ रहा था ना, उसकी अपेक्षा 308 से 311 गाथा में जो विषय आया उससे भी ज़्यादा बारीक है। हाँ, शैली अलग है और है उन्हीं आचार्य का, उन्हीं की टीका, वे व्याख्याकार, और वही वस्तु का स्वरूप। देखो ये पॉइंट याद रखना, थोड़े थोड़े पॉइंट इसमें याद रखना। ये परिणाम को 3 बातें, तो परिणाम को बहुवचन क्यों कहा ये याद रखना, एक परिणाम को। फिर वो परिणाम की उत्पत्ति क्या कि वह स्वयं अवसर में स्वरूप से है, ये याद रखना। फिर निर्मल पर्याय है, उसका भी आत्मा कर्ता नहीं, आत्मा ज्ञाता दृष्टा। वहाँ वह निर्मल पर्याय होने वाली है, वह हुई है, ऐसी बात है, धीमे से समझना। फिर गुरुदेव कहते हैं अब इससे सूक्ष्म बात आएगी, जो बात चलती है उससे भी सूक्ष्म आएगी। डराओ मत आप हमको गुरुदेव से, अपन कहें गुरुदेव श्री आप डराओ मत, तो कहते हैं हम डरा नहीं रहे, हम आपको चेता रहे हैं कि एकाग्रता से समझो, तब ये बात समझ में आएगी, ऐसा कहना चाहते हैं। देखो, प्रत्येक परिणाम अपने अवसर में स्वयं रूप से उत्पन्न परिणाम, हाँ, पूर्व रूप से विनष्ट होने से तथा सर्वत्र परस्पर अनुस्वीति से रचित एक प्रवाह पने के द्वारा, उसमें क्या कहा था, एक वास्तु पने के द्वारा, इसमें कहा एक प्रवाह पने के द्वारा। वो त्रियक प्रचय था, ये ऊर्ध्व प्रचय है। वो विस्तार सामान्य की बात थी, ये आयत सामान्य की बात है। वो विस्तार स्वरूपता का कथन था, ये परिणमन स्वरूपता का कथन। एक प्रवाह पने के द्वारा, एक प्रवाह कैसा है वो परिणाम अपने स्वयं अवसर में स्वयं रूप से है। इस पर से गुरुदेव कहते हैं प्रत्येक परिणाम अपना वर्तमान सत रूप है, कहते वर्तमान सत है। एक प्रवाह है। अरे लोग पढ़ते नहीं, विचार करते नहीं, बापू क्या है भाई, इसलिए अनुत्पन्न अविनष्ट होने से, अब तीनों बात मिलाना है इसमें, है? तीनों बात मिलाएंगे तब पूरी होगी वो बात। बेपरिणाम अपने स्वरूप से उत्पन्न कहे, और पूर्व परिणाम या पूर्व रूप से विनष्ट कहे, और उस एक प्रवाह क्रम में कहाँ था, हाँ, एक प्रवाह पने के द्वारा अनुत्पन्न विनष्ट, वो प्रवाहपना, उसमें एक प्रवाहपना, उसमें उत्पन्न क्या विनष्ट क्या ये लक्ष्य से छोड़ो है, उत्पन्न क्या विनष्ट क्या ये लक्ष्य से छोड़ा तो वो है तो 3 भाव खड़े हो गए, उत्पत्ति, संहार और द्रव्यात्मक।
आई बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझने जैसी है। अनुत्पन्नपना और अविनष्टपना किसमें? कि वो उसमें उत्पन्नपना और विनष्टपना न देखो तो है कैसे? कि वो वर्तमान सतरूप है, वह है अपने स्वयंवसर में है, तो वो स्वयंवसर में होते परिणाम को उत्पन्न कहा, और पूर्व का परिणाम वहाँ अभाव रूप है तो विनष्ट कहा। लेकिन वो उत्पत्ति और विनाश को लक्ष्य से छोड़ो तो है, तो तीन भाव एक पर्याय में लागू, उत्पन्न, उत्पत्ति, संहार और द्रव्यात्मक। यहाँ तक तो आया था, अब जरा सूक्ष्म है, ध्यान रखो तो पकड़ में आएगा, ऐसे कहते हैं। और जैसे वास्तु का छोटे से छोटा अंश, अब फिर वहीं आई बात विस्तार। वास्तु किस प्रकार है? कि अपना जो वहाँ विस्तार है वो वास्तु रूप है। तो वो जो विस्तार है वो वास्तु रूप है, तो उस वास्तु का छोटे में छोटा अंश असंग प्रदेशी है ना, तो असंग प्रदेशी का सबसे छोटा अंश वो प्रदेश है। तो उसमें, उनमें जो एक प्रदेश है उसे अंतिम भी कहते हैं। अंतिम किस अपेक्षा कहते हैं? छोटे में छोटा, यानी विभाग की अपेक्षा अंतिम। हाँ, क्यों? अब विभाग नहीं हो सकता, तो विभाग की अपेक्षा अंतिम कहा। प्रदेश निरंश, हाँ, और पर्याय निरंश, समय निरंश, तो वो निरंश है अंतिम कहा, अथवा छोटा अंश कहा। हाँ, वह अंश पूर्व प्रदेश के विनाश स्वरूप है। पूर्व प्रदेश के विनाश स्वरूप है क्यों कहा? कि वो जो सूक्ष्म अंश रूप अपना विस्तार, उसका सूक्ष्मतम अंश, वो एक प्रदेश, वो एक प्रदेश लक्ष्यगत है, वो एक है प्रदेश। तो एक प्रदेश है तो वहाँ अन्य प्रदेश का अभाव है, तो उसे विनाश कहा। अन्य प्रदेश का वहाँ अभाव है तो उसे विनाश कहा। पूर्व प्रदेश के विनाश स्वरूप है वह प्रदेश जो उत्पन्न प्रदेश कहा, वह पूर्व की अपेक्षा से विनाश स्वरूप है, और वही अंश उसके बाद के अर्थात विनाश स्वरूप है उसके बाद का है ना, अनुसूची से रचित है ना। इसलिए यहाँ जो असंख्य प्रदेश हैं उसमें जिस प्रदेश पर लक्ष्य करो तो वह प्रदेश पूर्व की अपेक्षा से विनष्ट है। मैं वो उदाहरण मेरे ध्यान में आ रहा है पर गुरुदेव देने वाले हैं, इसलिए मैं रुका हुआ हूँ, उनसे ही समझेंगे अपन। देखो, वह प्रदेश पूर्व की अपेक्षा से विनष्ट है और वह प्रदेश बाद की अपेक्षा से उत्पन्न है। बाद कौन सा लिया? उस प्रदेश के बाद, और जो प्रदेश लक्ष्यगत है वो पूर्व प्रदेश के बाद का, समझाने के लिए। बाकी तो जो लक्ष्यगत है वो उत्पन्न, और अन्य या पूर्व प्रदेश उसमें विनष्ट। जिसकी अपेक्षा से विनष्ट कहा उसकी अपेक्षा से नहीं, यानी जिससे विनष्ट कहा उसकी अपेक्षा से वो नहीं है, और जो है वो है। बाद का जो प्रदेश है उसे उत्पन्न कहा। भाई ये सूक्ष्म है, इसमें और समझाएंगे। देखो, फिर श्रोता ने कहा कुछ समझ में नहीं आया, का फिर से लेते हैं। भाई आए हैं ऐसी सूक्ष्म बात सुनने आते हैं, भाई है ना, ऐसा कहा। ये अपन पढ़ चुके हैं, वास्तु का छोटे से छोटा अंश पूर्व प्रदेश के विनाश स्वरूप है, वही अंश उसके बाद के प्रदेश का विनष्ट स्वरूप कहा था। अब देखो दृष्टांत,
दृष्टांत रूप से समझो। अभी दो दृष्टांत आएंगे, पहले एक समझो। माला लो माला। अभी माला में वो मत लगाना, पर्याय वाला काम। अभी ये वास्तु की बात चलती है, प्रवाह की नहीं चलती है। तो माला लो माला, इसमें 108 मोती हैं। इसी प्रकार आत्मा असंग प्रदेशी है, ये 108 है माला में। अब ये जो प्रदेश है, अब प्रदेश है आत्मा का। यहाँ जो दृष्टांत लिया तो पहला मोती जो है वह बाद की अपेक्षा से विनष्ट है, अर्थात अभाव स्वरूप है, और वह विनष्ट है उसके बाद का है, इस अपेक्षा से उत्पन्न है। मोती की माला है, एक मोती पकड़ लिया अपन ने ऐसे उंगलियों के और अंगूठे के बीच में। अब वो मोती पकड़ा हुआ है, तो मोती पकड़ा है, जो पकड़ा हुआ है वो उसकी अपेक्षा से उत्पन्न है, और वही मोती पूर्व की अपेक्षा से विनष्ट है। कैसे? कि वो पूर्व का मोती नहीं है, उसमें पूर्व के मोती का अभाव है, और ये पकड़ा हुआ है, ये पकड़ा हुआ है वो मोती उस मोती की अपेक्षा उत्पन्न है, और पूर्व के मोती की अपेक्षा या बाद के मोती अपेक्षा वह विनष्ट है। ठीक है, अर्थात अभाव स्वरूप है, विनष्ट उसके बाद का इस अपेक्षा से उत्पन्न है, दूसरे की अपेक्षा से ये प्रदेश विनष्ट था, और वही प्रदेश बाद के प्रदेश की अपेक्षा से उत्पन्न है, पूर्व की अपेक्षा से लोगे तो ये विनष्ट था। अब वही अभाव भाव शक्ति वो प्रवाह में है, यहाँ अभी अपन प्रदेश में लेते हैं, विस्तार में इसको बोला है वास्तु। तो जिससे अभाव स्वरूप कहा था उससे यह दूसरा अलग, तो ये कौन सा? कि ये स्वयं उत्पन्न अपेक्षा से उत्पन्न है। मान लो माला है 108 मोती की, उसमें मान लो सब मोती सफ़ेद हैं, एक लाल है। अपने को एक पकड़ना है ना, तो लाल वाले को अपन ने पकड़ा, तो लाल वाला मोती है वो उस मोती की अपेक्षा से उत्पन्न जानिए, और अन्य सफ़ेद मोती की अपेक्षा से उस मोती को सफ़ेद की अपेक्षा से लाल मोती को विनष्ट जानिए। लाल मोती को लाल मोती की अपेक्षा उत्पन्न जानिए, और लाल मोती को सफ़ेद मोती की अपेक्षा से विनष्ट जानिए। आ गई दो बात, आ गई ख्याल में, तीसरी भी आ जाएगी। समझ में आया? कुछ पूछ रहे हैं गुरुदेव। एक एक प्रदेश जो हैं उनमें से कोई भी एक लो, देखो ये प्रदेश यहाँ है, इसकी अपेक्षा से विनष्ट है, इसकी अपेक्षा से भाव रूप नहीं है, अभाव रूप है। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद अर्थात उत्पन्न होने वाला है, उसके बाद ऐसा नहीं। उत्पन्न होने वाला, यहाँ उत्पन्न का अर्थ पर्याय उत्पन्न नहीं, वो प्रदेश लक्ष्यगत होना वाला है, उसे उत्पन्न कहेंगे। तो जिसकी अपेक्षा से विनष्ट कहा था उसी विनष्ट की अपेक्षा से, यानी वो पर प्रदेश की अपेक्षा से अब उत्पन्न है, क्योंकि वो लक्ष्यगत है, और पूर्व वाला की अपेक्षा से यही विनष्ट है। लाल मोती लाल की अपेक्षा उत्पन्न है, लाल मोती अन्य सफ़ेद मोती की अपेक्षा विनष्ट है। समझ में आता है? फिर पूछा, देखो एक लक्ष्य में लिया ना, तो एक लक्ष्य में लिया तो विस्तार जो है वो एक ही प्रदेश का है क्या? तो विस्तार का छोटे में छोटा अंश, अंतिम अंश, निरंश अंश वह एक प्रदेश है। तो एक प्रदेश को लक्ष्यगत करा तो उत्पन्न, और वही प्रदेश अन्य प्रदेश है कि नहीं? अन्य प्रदेश है कि नहीं? तो अन्य प्रदेश की अपेक्षा वो प्रदेश विनष्ट रूप है, अन्य की अपेक्षा। लाल मोती पकड़ा, तो लाल मोती, अब लाल को ही पकड़े रहो, तो लाल को पकड़ो तो लाल की अपेक्षा उत्पन्न,
और वही लाल मोती सफेद की अपेक्षा विनष्ट, क्योंकि सफेद नहीं है ना, सफेद नहीं है, ये अपेक्षा से लाल मोती विनष्ट है, सफेद नहीं बने। लाल मोती में सफेद मोती का अभाव है, तो वो लाल ही अभाव रूप और लाल ही भाव रूप, अपनी अपेक्षा भाव रूप और अन्य की अपेक्षा अभाव रूप। इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? अपन इतने लोग बैठे हैं, तो आप अपनी अपेक्षा से हो और अन्य की अपेक्षा से आप नहीं हो ना। उसी समय आप आपकी अपेक्षा हो के नहीं, पर अन्य की अपेक्षा आप हो क्या नहीं, तो बस इतनी सी बात। अब देखो दूसरा दृष्टांत। अब गुरुदेव ने ऐसे हाथ फैलाया, ये 4 उंगली हैं, देखो अब ये लंबी उंगली इसकी पहली की अपेक्षा से विनष्ट है। ये लंबी उंगली उत्पन्न है, पर ये लंबी उंगली इस उंगली की अपेक्षा विनष्ट है, इस उंगली की अपेक्षा विनष्ट है, इस उंगली की अपेक्षा विनष्ट है। ये ही उंगली उत्पन्न है, ये ही उंगली विनष्ट है। आई बात ख्याल में? आई कि नहीं आई? बात तो बारीक है, और गाथा आई है तो आई है, और वो उस गाथा पर क्रमबद्धता सिद्ध करना। हाँ, ऐसे भाव अभाव लो, चलो ये उंगली अपने भाव रूप है ना, ये उंगली भाव रूप है, तो ये उंगली इस उंगली की अपेक्षा अभाव रूप है, तो अभाव को विनष्ट कहा और भाव को उत्पन्न कहा। ठीक बात है। देखो यह 4 उंगली हैं, ये लंबी उंगली पहली उंगली की अपेक्षा विनष्ट है और लंबी उंगली के बाद की उंगली की अपेक्षा से उत्पन्न है, इसके बाद की अपेक्षा से उत्पन्न है, यानी 2 ले ली इसमें से। ये अपनी अपेक्षा से उत्पन्न है, इसकी अपेक्षा विनष्ट है, और इसके बाद की अपेक्षा ली तो ये उत्पन्न है। तो पहली उंगली की अपेक्षा से विनष्ट और इसके बाद की लंबी उंगली की अपेक्षा से उत्पन्न। फिर पूछा, कुछ समझ में आता है भैया? तो फिर ये प्रश्न किया, एक की एक उत्पन्न और एक की एक विनष्ट, वही की वही उत्पन्न, वही की वही विनष्ट, कि हाँ यही तो कहना है, यही कहना है। एक एक को 3 एक जो अपनी अपेक्षा उत्पन्न, वही उंगली पूर्व की उंगली की अपेक्षा विनष्ट और है पने से ध्रुव। एक को 3 लागू करना है। और देखो अब ये नीचे लिया, रात्रि में जरा कहा था ना, प्राप्य विकार और निर्वृत्ति। ये गाथा एक दिन पहले से चल रही है, तो उस दिन जिस दिन चली 99 गाथा, उसी दिन रात्रि सभा में गुरुदेव ने ये वाली बात वहाँ पर सामने रखी। प्राप्य विकार्य और निर्वृत्य, समय सार में आता है। प्राप्य विकार और निर्वृत्य, प्रत्येक पदार्थ को उस समय जो पर्याय होनी है, हमने ये प्रदेश कहे, अब हम परिणाम में ले लें यही बात है ना, उसके बाद का अर्थात पहले प्रदेश के बाद का अर्थात कौन सा प्रदेश के जिसका यहाँ लक्ष्य किया था, उसके बाद के प्रदेश के उत्पाद स्वरूप है, तथा वही परस्पर अनुस्यूति से, यानी किसी की अपेक्षा नहीं, मात्र है। कितनी बार बोला? देखो 8 बार बोला, असंख्य बार है। असंख्य प्रदेश है तो असंख्य बार हुआ है। इससे एक वास्तुपने द्वारा, अब जरा समझना बात को,
एक वास्तुपना है सर्व प्रदेशों का, सर्व प्रदेशों का एक वास्तुपना है। उस एक वास्तुपने द्वारा अनुउभय स्वरूप है। अनुउभय माने न वो उत्पन्न स्वरूप है न विनष्ट स्वरूप है, वो तो है स्वरूप है। अटपटी है बात, लेकिन वस्तु का स्वरूप है ऐसा। वो उसको ना देखो। देखो, जब देखा तो एक प्रदेश को देखा तो वो उत्पन्न कहाया, और उसी समय वही प्रदेश अन्य प्रदेश की अपेक्षा विनष्ट कहाया। अब उस प्रदेश को उत्पन्न माने उसमें अन्न की अपेक्षा नहीं और अन्न की अपेक्षा है, ऐसा मत देखो। तो ऐसा नहीं देखो तो अनुउभय रूप है। अनुउभय, अनु माने नहीं, उभय माने दो। कौन दो? उत्पन्न और विनष्ट। ये व्युत्पन्न विनष्टता दोनों, दो में से एक भी स्वरूप नहीं है, वो तो है स्वरूप है, ये द्रव्य। तो उत्पत्ति, संहार, द्रव्यात्मक, ये तीन बातें लागू पड़ी एक प्रदेश में। एक ही परिणाम में हाँ को मत देखो। हाँ, अपने समय पर है, प्राप्य भाव है। यहाँ अभी फिर प्रदेश की बात चलती है। उसी प्रकार अब आई ये प्रदेश का दृष्टांत का, परिणाम की बात करते हैं। अब देखो परिणाम। उसी प्रकार प्रवाह का छोटे से छोटा अंश, जैसे विस्तार का, वास्तु का छोटे से छोटा अंश प्रदेश, और प्रवाह का छोटे से छोटा अंश क्या कहलाएगा? पर्याय। एक समय में होता हुआ परिणाम, यही तो हुआ ना। अर्थात कि जिस समय में पर्याय होती है, जिस समय जो परिणाम होता है, उस हुए परिणाम को प्रवाह क्रम का छोटे में छोटा अंश कहते हैं। हुए परिणाम को, हुए परिणाम का अर्थ है वर्तमान परिणाम। पर्याय वर्तमान कहलाती है बस। पूर्व की पर्याय का जो बात कही वो तो वस्तु की ध्रुवता सिद्ध करी, बाकी तो सतरूपता तो उसकी एक वर्तमान में ही पूरी है। कल आया था, त्रिकाल की अपेक्षा में काल की अपेक्षा लागू पड़ती है, व्यवहार हो जाता है। वस्तु को त्रिकाली कहना व्यवहार हो जाता है। देखो, जिस समय ये थोड़ी गुरुदेव के ये कुछ पॉइंट ऐसे, कुछ शब्द ऐसे उन्होंने अपने सामने इस प्रकार कहे कि वो बात समझो सिद्धांत जैसी खड़ी हो जाती है। उसी सिद्धांत को समझाते हुए, यानी सच कहते हैं, ये उन्होंने कोई टीका नहीं रची है गुरुदेव ने, और टीका जैसी टीका है, यानी बोलते जा रहे हैं और टीका हो रही है। कोई काट छांट नहीं। अपन रोज सुनते हैं और पुस्तक में देखते हैं, बताओ कहाँ काट छांट है। बल्कि काट छांट जब होती थी तो थोड़ा सा ज़्यादा कटपिट जाता था, वो कई पॉइंट निकल जाते थे ऐसे। जिस समय जो परिणाम होता है उस हुए परिणाम को अंश कहते हैं। उसे पूर्व परिणाम की अपेक्षा से उस अंश को विनष्ट कहते हैं, और उसके बाद के अंश की अपेक्षा, कौन के बाद की? वो पूर्व वाले के बाद की अपेक्षा से उसे उत्पन्न कहते हैं। एक ही अंश में उत्पाद। हाँ, नहीं तो एक समय में कैसे घटित करोगे? देखो, ये आचार्य भगवान की शैली कि प्रदेश स्थायी है, तो स्थायी प्रदेश के विस्तार स्वरूपता में प्रदेश का दृष्टांत देकर के
दरअसल में पर्यायों की क्रमबद्धता को यहाँ समझाया है। हाँ 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 हाँ, यही है, यही समझो आप, सही समझो। ये प्रदेश है, ये प्रदेश अपनी अपेक्षा उत्पाद रूप है, अन्य प्रदेश की अपेक्षा अभाव होने से अन्य प्रदेश का इसमें अभाव है ना, तो व्यय रूप है यही। और ये अपने स्थान पर है पने से द्रव्य, वही प्रदेश। ऐसे अब इसे परिणाम पर घटाना है, परिणाम पे घट जाएगा तो दृष्टि ज्ञाता स्वभाव पर आ जाएगी, क्योंकि भूल विस्तार के क्रम में कहाँ पड़ी है, ये तो समझ लो सर्वज्ञ की कथनी से। लेकिन सर्वज्ञ की कथनी से जो पर्यायों का सिस्टम है वो हम नहीं मान रहे, नहीं स्वीकार करते, तो हमें कहीं ना कहीं, अभी कहा ना गुरुदेव, परमागम मंदिर बनाया, सीमंदर भगवान का मंदिर बनाया, नंदीश्वर दीप बनाया, समुसरण मंदिर बनाया, ये बनाया, मैंने बनाया, किताब छपाई, ये अभिमान पड़ा हुआ है। पर्याय तो अपने क्रम में उसमें कितने शब्द डाल दिए आचार्य अमरचंद्र देव ने टीका करते हुए, अपने स्वय अवसर में स्वय रूप से, स्वय अवसर में स्वय रूप से। इसमें क्या बात आ गई जो समय सार में अपन पढ़ते आए, अपने होने के काल में होने योग्य, होने के काल में होने योग्य, उसको ही यहाँ कहा स्वय अवसर में स्वय रूप से। जो होने योग्य है वही हुई है, और कब हुई है कि स्वय काल में हुई है, वह उत्पन्न रूप है, उसमें पूर्व परिणाम का अभाव है, तो पूर्व की अपेक्षा वही व्यय रूप है। और उत्पन्न और व्यय को न देखो तो वह है स्वरूप होने से ध्रुव रूप है, प्राप्य। देखो इसी प्रकार प्रवाह का छोटे से छोटा अंश जिस समय में पर्याय होती है, जिस समय जो परिणाम होता है, उस हुए परिणाम को उस प्रवाह क्रम का अंश कहते हैं, प्रवाह क्रम का अंश कहते हैं। उसे पूर्व परिणाम की अपेक्षा से उस अंश को विनष्ट कहते हैं, उसी अंश को। और जो पूर्व वाले के बाद की अपेक्षा इसको उत्पन्न कहते हैं, और इसे ही, उसे ही, ये है, ये है, ये है, ये है, उसे ध्रुव भी कहते हैं। परिणाम को ध्रुव कहा। एक के तीन नाम के, हाँ, एक के तीन नाम जो समय सार में प्राप्य विकार और निर्वृत्त के रूप से कहे गए हैं। ये आ गया। देखो एक बहन का प्रश्न आया था YouTube पे कि प्राप्य विकार निर्वृत्त किसे कहते हैं, तब उनको थोड़ा 76 गाथा से लिख दिया था। अब यहाँ चर्चा अपने सामने स्पष्ट आ गई है, यदि उन्हें सुनना होगा तो ये समझ में आएगी बात। देखो जैसे समय सार की 76 नंबर की गाथा, उसमें प्राप्य विकार और निर्वृत्त कहा है। अब यहाँ समझा देते हैं। देखो अभी तो थोड़ा सा इशारा किया था थोड़ी देर पहले। 76 गाथा में क्या कहा है कि जिस समय जो पर्याय होनी है द्रव्य की, आत्मा की अथवा जड़ की, वो पर्याय ध्रुव है। ये क्रमबद्धता का झंडा है ये। अब निमित्त जैसा आएगा वैसी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? वो ध्रुव है भैया। जैसा निमित्त आएगा वैसी हो जाएगी। जैसा कर्म का उदय आया वैसा मेरा परिणाम हो गया ना। तेरा परिणाम ध्रुव है। विकारी हुआ तो ध्रुव है, निर्विकारी हुआ तो ध्रुव है। बंद रूप है तो ध्रुव है, मुक्त रूप है तो ध्रुव है जोरदार बात। अब अपर्याय को न देख, क्यों देखना? वो तो अपने ध्रुवता से
है। देखो दोबारा, जिस समय जो पर्याय होनी है द्रव्य की यानी आत्मा की अथवा जड़ की, वह पर्याय ध्रुव है। ध्रुव अर्थात है अर्थात उसे कोई अपेक्षा नहीं। है का अर्थ क्या होता है? अहेतुक। पर्याय कोई हेतु नहीं चाहिए, वो अपने समय में अपने स्वरूप से उत्पन्न है, ध्रुव है। अब उसी पर्याय को, अब पहले यहां देखो, ये प्राप्य विकार और निवृत्त में ध्रुव पहले लिया, उत्पाद में ध्रुव आया ना। तो प्रवचन सार 99 गाथा में जो पर्याय वर्तमान प्रवाह क्रम का हुआ परिणाम अंश, वो उत्पन्न कहा। पूर्व के परिणाम की अपेक्षा उसी उत्पन्न परिणाम को पूर्व के परिणाम अपेक्षा विनष्ट कहा, और वह उस काल में है तो वह ध्रुव कहा। वही परिणाम, एक ही परिणाम, ठीक है। यहाँ जो समय सार 76 गाथा कर्ता कर्म अधिकार, इसमें प्राप्त पहले लिया, ध्रुव को पहले लिया। प्राप्त नाम ध्रुव है। यही है समझने के लिए, जब अपन ध्रुव को खड़ा करेंगे तभी उसकी अपेक्षा फिर उत्पाद में ध्रुव अपनी समझ में आएगा। हाँ, वो अब वहाँ उत्पाद में ध्रुव क्रम क्यों और यहाँ ध्रुव वे उत्पाद क्यों, ऐसा समझना। वहाँ पर्याय को लक्ष्यगत कराने उत्पाद को पहले रखा, क्योंकि आई है ना उत्पन्न होकर, वो अपेक्षा उत्पाद पहले का। और वो जो आई है वो अपने स्वयं अवसर में स्वरूप से है, ये अपेक्षा ध्रुव पहले कहा। वो क्रम है वहाँ। प्रवाह क्रम में कौन आया कि पर्याय जो आई वो उत्पाद से कही गई, पर वही पर्याय आई दूसरी नहीं, क्योंकि वह उस समय है। इस अपेक्षा से कहो तो ध्रुव पहले आया, इसलिए यहाँ प्राप्त को पहले। प्रवाह क्रम का वर्णन करना हो तो उत्पाद में, हाँ, उस पर्याय की हयाती और उसी पर्याय की उसी काल में हयाती, तो ध्रुव पहले आया। प्राप्य विकार निवृत्त कहा, ये कहाँ था? यहाँ उसे कोई अपेक्षा नहीं है। अब उसी पर्याय को पूर्व के परिणाम की अपेक्षा से विकार्य कहा। विकार्य कहा कैसे कि पूर्व का परिणाम नष्ट हुआ और ये उत्पन्न हुआ, तो ये उसमें विशेष कार्य हुआ है। तो वो प्राप्य उस समय का उस रूपता से ध्रुव भाव, वो ध्रुव भाव कैसे आया? अब यहाँ इस प्रकार चर्चा है, कैसे आया कि वह पूर्व परिणाम के व्ययपूर्वक जो कार्य हुआ उससे आया, तो विकार्य कहा। अब यहाँ व्यय पहले आया, वो ध्रुव के बाद व्यय आया। उसी पर्याय को, कौन सी पर्याय? अब यहाँ की शैली पकड़ना। प्राप्य पर्याय को, ध्रुव को पूर्व के परिणाम की अपेक्षा से विकार्य कहा। इस जो उत्पन्न पर्याय है, वो जो ध्रुव रूप उस समय का प्राप्य भाव है, वो पूर्व पर्याय का उसमें अभाव है। अरे भगवान क्या बात कहते हैं, देखो। इस अपेक्षा से उसी पर्याय को, वो प्रवाह क्रम के सबसे छोटे अंश को, यानी हुए परिणाम को विकार्य कहा, पूर्व के परिणाम की अपेक्षा से। पहले प्राप्य कहा था, उसी परिणाम को पूर्व की अपेक्षा से विकार्य अर्थात बदल कर हुआ, ऐसा कहा।
और उसी की उसी पर्याय को उत्पन्न हुआ है, ये निर्वृत्य का निर्वर्त्य। जैसे प्रवचन सार में जिसको उत्पाद कहा, उसी को समय सार। हाँ, ये प्राप्य विकार है। हाँ, ये अलग कहने का कहने के देखो दोनों ग्रंथ अलग अलग शैली के हैं, है ना। क्योंकि अभी तक ऐसा मैं अपनी बात बता रहा हूँ, ये देखो प्राप्त विकार्य और मतलब समझ ये आ गए ना। जब आपने उत्पन्न जब उत्पाद में ध्रुव से समझा, हाँ, तो उत्पाद में ध्रुव ही है वो, लेकिन यहाँ प्राप्य को पहले रखा। देखो क्या है, यहाँ 99 गाथा प्रवचन सार किस अधिकार की है कि ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार की है। उसमें भी उसका जो द्रव्य अधिकार है वो चलता है, उसमें भी अंतर अधिकार है ना। तो उसमें अभी द्रव्य को सिद्ध करेंगे तो उत्पाद में ध्रुव इस प्रकार किया, तो वो जो उत्पाद है वो उत्पाद भी अपने समय का ध्रुव है, ये वाली बात सिद्ध करी 99 नंबर गाथा में। और ये कर्ता कर्म अधिकार की बात है समय सार जी में। तो यहाँ कर्ता कर्म अधिकार में प्रत्येक परिणाम का कर्ता वो परिणाम ही है, अन्य कोई नहीं, ये वाली बात सिद्ध करना है। करो तो अभी अपन ने पढ़ा ना, निर्मल पर्याय को भी करूं तो होए, निर्मल का भी करता नहीं, कर्ता 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 कार्य, ये कार्यक्रम पर्याय में होता है। इस वो निहाल भाई फरमाते हैं सोगानी जी कि परिणाम परिणम गया और मैं अपरिणामी ऐसे का ऐसा रहा। तो जो कुछ भी विकार्य हुआ, उत्पाद हुआ, और उस समय का जो ध्रुवता है वो परिणाम में है, मैं अपरिणामी हूँ। वो जरा ये शैली समय सार की है। देखो दोबारा से इधर से देखना, पहले प्राप्य कहा था, प्राप्य किसे कहा, उस समय का वही परिणाम उस समय है ध्रुव। उसी परिणाम को पूर्व की अपेक्षा से विकार्य अर्थात बदलकर हुआ ऐसा कहा, और उसी को उसी पर्याय को उत्पन्न हुआ है वो भाव। वो कौन सी पर्याय लेना, प्राप्य को लेना। प्राप्य माने उस समय की जो ध्रुवता से ध्रुव रूप पर्याय है, उस समय की ध्रुव रूप पर्याय, उसी पर्याय को वो पर्याय उत्पन्न हुई है, उसी पर्याय को वो पर्याय उत्पन्न हुई है। बदलकर हुआ तो वो विकारी कहा। तो बदलकर हुआ क्या कि जो हुआ है वो ध्रुव है, और वह ध्रुव में वही की वही पर्याय उसी की उसी में उत्पन्न हुई है, ये उसका उत्पाद है। इसको निर्वर्त्य कहते हैं। इस प्रकार प्राप्य विकार और निर्वर्त्य है, ऐसी बातें हैं 76, 77, 78, 79 4 गाथाओं में ये चर्चा आती है। अभी इसमें और भी चर्चा है, वो अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे।